हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामराज भंडारी आप लोगों की एक बार से फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य 360 डिग्री पे। हम लोगों की जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, इसमें 6 से 8 तक की इतिहास की सीरीज कंप्लीट हो रखी है। 9-10 की जो है भूगोल की सीरीज कंप्लीट है। 10th में भूगोल के 2 चैप्टर छोड़ रखे हैं और कंप्लीट है। और 6 और 7 के हमने जो है भूगोल के भी कंप्लीट कर रखे हैं। और 8 की जो भूगोल है वो इसलिए जो है छोड़ रखी है। 8 के भूगोल के आज लास्ट टॉपिक मैंने इसमें लाए हैं, वो इसलिए छोड़ रखे कि कक्षा 10 की आप जो है एनसीईआरटी को उठा के देखोगे तो वही टॉपिक आपको उसमें मिलेंगे और वहां पर थोड़ा और एडवांस लेवल पे मिलेगा। तो आप लोग जो है दो दो बार न पढ़ करके एक ही बार उसको पढ़िए। कक्षा 10 में भी वहां पर भी कृषि होगा और कक्षा जो है 8 में भी कृषि होगा। और वहां पर जो है उद्योग वहां पे होंगे, वहां पे होंगे। वहां पे जो है जो टॉपिक उसमें होंगे वहां पर उद्योग है और जो है खनिज संसाधन होंगे, वहां पर भी खनिज संसाधन होंगे। लेकिन थोड़ा से जो है उद्योगों के वहां पे टॉपिकों के नाम थोड़ा से चेंज मिलेंगे। जैसे वहां पे जो है ऊर्जा संसाधन होगा, तो वहां पर कक्षा 8 में होगा ऊर्जा शक्ति। तो ऊर्जा संसाधन और ऊर्जा शक्ति, भाई इस प्रकार के ही टॉपिक थोड़ा से चेंज होंगे, लेकिन टॉपिक के नाम एक ही होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ये टॉपिक है हमारे जो यहाँ पर कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की संपूर्ण जो है जो हमारी जो है सिलेबस चल रहा है, यहाँ पर हम इसमें देख रहे हैं संपूर्ण में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। और किस प्रकार से देख रहे हैं कि जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सारांश रूप में उपयोगी विषय वस्तु के रूप में देख रहे हैं। जो सारांश रूप में हम इसको देख रहे हैं, पूरी किताब को जो है नहीं पढ़ रहे बल्कि सारांश रूप में देख रहे हैं। और इस प्रकार से देख रहे हैं जो हमारी जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और हमारे कंसेप्ट भी क्लियर हो, हमारी समझ भी विकसित हो। सिर्फ हम रटने तक ही सीमित न है, रट करके ही न जाएं और उसको भूल न जाएं, बल्कि हम उसको जो है समझ करके जाएं और वो हमारे लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग में हो रहे हैं। हमें जो है दिमाग में इस प्रकार से उसको फिट करके न जाए कि वो हमारे दिमाग में भार करे, हमारे दिमाग को भारी करे, बल्कि हमारे जो है हल्का रखे। तो किसी प्रकार के हम जो है उसको जैसे हम थैले में भर के ले जाते ऐसा न ले जाए, बल्कि हम खाली जाए और हमें वो सब कुछ जो है पहले से पता हो, एक जैसे प्रैक्टिकल रूप में होता है इसी प्रकार से हमारे पास जो है प्रैक्टिकल हम जब हम करते हैं तो हमें चीजें जो है आसानी से समझ में आ जाती है। और फिर जो है यदि हमने कहीं यदि घूमे हुए या प्रैक्टिकल कर रखा है या हमने चीजों को देखा हुआ है तो हम बता देते कि ये ऐसा ऐसा होता है या इसका जो है ये स्थान वहां पर है। और जब हम उसको रट रहे हैं तो रटे हुए परीक्षा में क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है और इसमें ये जो विषय वस्तु है इसको हम जो है सभी धीरे 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 इनको सबको ही देखेंगे। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री है या कोई भी सब्जेक्ट है, कक्षा 12 तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है हो सके पॉलिटिकल साइंस कक्षा 11 से शुरू कर देंगे। इतिहास का भी जो है मैंने 3-3, 4-4 टॉपिक एक एक जो है वीडियो बनाई थी, हो सके उसको जो है एक एक टॉपिक के अलग अलग, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबी बन रही है तो उसको अलग अलग से भी ला सकते हैं। अब यहाँ पे जो मानव संसाधन है, तो इसमें हमने जो जब कक्षा 8 शुरू किया था तो सबसे पहले हमने देखा था संसाधन। और संसाधन में हमने देखा था प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, और तीसरा प्रकार के संसाधन हमने देखा था कि मानव संसाधन। तीसरे प्रकार के संसाधन में मानव संसाधन आया था। तो प्राकृतिक संसाधन सीधे जो प्रकृति से मिलती है, मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य जो बनाते हैं, जिनको जो मानव उनको जो है निर्मित करता है। पुल है, सड़कें हैं, भवन है, ये मानव निर्मित संसाधन है। ये विद्यालय है या कोई जो है उद्योग धंधा है, ये मानव निर्मित संसाधन है। और जो प्रकृति से हमें डायरेक्ट मिल रहे वो प्राकृतिक संसाधन होंगे। लेकिन तीसरा कहा जा रहा है इसमें कि तीसरा जो है संसाधन इसमें मानव संसाधन, यानी मानव स्वयं में एक संसाधन है। अब मानव एक संसाधन है तो मानव कैसे संसाधन बन जाएगा? मानव को जो है संसाधन बनाने के लिए, यानी उसको जो है मानव एक अच्छा क्रिएटिव बनाने के लिए कि वो जो है उत्पादक, अच्छा उत्पादक बने। और वो कैसा उत्पादक बने कि वो राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, अपने के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जो क्षेत्र के लिए कुछ नया करे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि मानव भी एक क्या है, संसाधन है। अब उसको जो है अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य हमें देना पड़ेगा और उसको अच्छा प्रशिक्षण देना पड़ेगा, जिससे वो क्या बन जाए, एक संसाधन बन जाए। तो
यहाँ पर है कि जो लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। तो सबसे बड़े संसाधन लोग हैं, और हमारे पास हम भारत के लोग हैं, भारत की जनसंख्या इस समय जो है सबसे ज्यादा है, और भारत में सबसे ज्यादा युवा है। और युवा जनसंख्या, तो युवा जो है कैसे होते हैं, क्रियाशील होते हैं युवा जो है, युवा में सबसे ज्यादा किसी काम करने की जो है क्षमता होती है, अधिक समय तक भी काम करने की क्षमता होती है, और अधिक काम करने की क्षमता भी होती है। यानी वो बहुत तेजी से भी कर सकते हैं, बहुत लंबे समय तक भी कर सकते हैं, ज्यादा समय तक भी कर सकते हैं। और यदि जो है हम बच्चों की और वृद्धों की बात करें, तो इनको यदि हम देखें तो एक क्या है कि ये जो है ये जो है जो क्रियाशील जनसंख्या के अंतर्गत नहीं आएंगे, बल्कि आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर भारत में सबसे ज्यादा युवा है, और ये युवा जो है, इनको यदि हम प्रशिक्षित करेंगे, इनको जो है खूब अच्छी शिक्षा देंगे, उनको जो है अच्छा स्वास्थ्य देंगे, तो ये क्या है, यही हमारे वो संसाधन होंगे। कहीं से जो है हमें इनको अच्छे डॉक्टर बनाने, अच्छे इंजीनियर बनाने, अच्छे जो है पढ़ लिख करके जिस क्षेत्र में भी सेवा के क्षेत्र में इनको जो है अच्छा से अच्छा, और ये जो है सेवा के क्षेत्र में अच्छे जो है कुछ क्रिएटिव वर्क कर पाए, इसके लिए जो है कहा जा रहा है कि ये जो है सबसे लोग ही ये राष्ट्र के लिए सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। अब प्रकृति ने जो हमें दे रखा है, यदि वो हमारे लिए उपयोगी है तब तो ठीक है, लेकिन उसको उपयोगी कौन बनाएगा? उसको उपयोगी बनाएगा मानव, मनुष्य। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से जो कुछ हमें प्रकृति से मिल रखा है, लोग क्या करें, अपनी आवश्यकताएं और जो उनके पास योग्यता है उसे क्या करें, संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। उसे जो हमें प्रकृति से मिल रखा है उसको जो है मान लीजिए लोहा है, अयस्क रूप में मिल रहा है प्रकृति में, सीधे तो जो है लोहा नहीं मिल रहा है, या सीधे जो है हमें क्या नहीं मिल रहा है कि कहीं पर जो है कोई चेयर बनी हुई लोहे की, वो चेयर तो बन के नहीं मिल रही है। तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से उसे क्या कर रहा है, परिवर्तित। तो ये कौन करे, ये मानव संसाधन कर रहा है। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। तो अंतिम संसाधन कहा जा रहा है कि ये अंतिम जो है मानव है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए स्वस्थ होने चाहिए, शिक्षित होने, अभिप्रेरित होने चाहिए, यानी उनमें मोटिवेशन भी होना चाहिए। तो वो क्या कर सकते, अपनी आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों को क्या कर सकते, विकास। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में क्या है, समान रूप में नहीं है। तो अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। अब कहा जा रहा है कि कहीं पे किसी देश में तो ये समान रूप से विश्व में वितरित नहीं है। कहीं पर जो है गरीबी है, कहीं पर जो है अशिक्षा है, कहीं पर जो है बहुत संपन्न देश है। तो वहां पर क्या है कि वहां पर जो है मानव संसाधन का अच्छा यूज किया जा रहा है, जो संपन्न देश है जैसे यूरोप इत्यादि, और कहीं पे जैसे अफ्रीका इत्यादि। तो वहां पर क्या है कि वहां पर गरीबी है, अशिक्षा है, वहां के मानव का जो है हम उतना वो लेबर इत्यादि के काम में वो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे क्रिएटिव जो है वो नहीं मिलेंगे। तो अब जो है धीरे धीरे वहां पर भी शिक्षा इत्यादि का जो है स्तर बढ़ रहा है। वहां पर जैसे अब जो है जो अरब कंट्रियां हैं, वहां पर अब तेल के जब से तेल के भंडार इत्यादि वहां पे मिले, वहां पर भी काफी संपन्न लोग हो गए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि इनके जो है संख्या में और ये जो है इनके स्तर में क्या मिलेंगे, विभिन्नता मिलेंगी। आय और लिंग में भी जो है एक दूसरे से भिन्न होंगे, उनकी जो है संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है सरकार ने चलाया है कि जैसे जो है लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को जो है 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना। तो इनको जो है जो जिनके पास जो है कुछ स्किल नहीं है, तो हमें स्किल्ड लोग बनाने हैं, स्किल्ड लोग तैयार करने हैं। जिनके पास स्किल नहीं, उनको क्या करना है कि कौशल, उनके अंदर कौशल विकसित करना है, और इस प्रकार के लोगों को हमें तैयार करना है, प्रशिक्षित करना है। तो ये जो है सरकार भी इस पे जो है ध्यान दे रही है कि किस प्रकार से जो है मानव को उपयोगी बनाया जाए, अधिक से अधिक जो है उपयोगी बनाया जाए, या अधिक से अधिक उत्पादक बनाया जाए। अब जनसंख्या का वितरण हम यहाँ पे देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण कैसा है पूरे जो है विश्व में।
तो जनसंख्या का वितरण जो है यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। भूपृष्ठ मतलब जो है जो पृथ्वी की जो सतह है, इस पे जो लोग हैं हम इसी पे रहते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि उसे जनसंख्या का, ये ही जनसंख्या का वितरण है कि किस क्षेत्र में कितने लोग हैं, कहाँ पर कितने हैं। विश्व की जनसंख्या का कहा जा रहा है कि 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। अब 90% भाग तो जो है जहां पर जनसंख्या, ये हमारी जनसंख्या है, ये हमारा भूपृष्ठ है। अब कहा जा रहा है कि इसका इसका जो है ये वाला हिस्सा जो है ये 90% हिस्सा, यानी बहुत बड़ा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा जो है कितने पे, भूमि के सिर्फ जो है 30% हिस्से पे, इतने हिस्से पे निवास करता है। ये जो हिस्सा है 90% हिस्सा है, ये 90% हिस्सा सिर्फ भूमि के जो है 30% हिस्से पे निवास करता है, 30% पे जो है निवास करता है। अब इसका ऐसा क्यों हो रहा है, वह हम देखते हैं कि जैसे जो समतल भूमि होती है, जहाँ पर जो है नदियाँ होती है, जहाँ पर उद्योग धंधे होते हैं, जहाँ पर जो है अनुकूल वातावरण होता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। और जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, या जो है यदि हम देखें कि जो उच्च अक्षांश क्षेत्र होते हैं, तो उच्च अक्षांश क्षेत्रों में जो है ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो जहाँ पर जो है कैसे होगी भूमि, वहाँ पे उपजाऊ होगी, वहाँ पे उद्योग धंधे होंगे, वहाँ पे रोजगार के साधन होंगे, वहाँ पर शिक्षा होगी, वहाँ पे स्वास्थ्य होंगे, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। और जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होगी, वहाँ पर लोग जो है कम रहेंगे, या वहाँ की जलवायु जो है कष्टकारी जलवायु होगी, तो वहाँ पर भी लोग जो है ज़्यादा नहीं रहेंगे। सम जलवायु है तो वहाँ पर जो लोग ज़्यादा रहेंगे। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। तो कहा जा रहा है कि ये जो है जनसंख्या वितरण जो है समान नहीं, बहुत असमान है, क्योंकि 90% जनसंख्या कहाँ पे है, सिर्फ जो है 30% भूभाग पे है, और 70% भूभाग पे कितनी है, 10%। 70% में सिर्फ 10% है। तो कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं और कुछ विरल बसे हुए हैं। अब इसे अपने आप स्पष्ट हो रहा है कि 90% तो सिर्फ 30% भूमि पे है, तो कहीं पे जो है बहुत घने जनसंख्या होगी, और कहीं पे जो है इक्के दुक्के कहीं जो है बहुत दूर दूर तक मिल रहे हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, अब कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्व उत्तर अमेरिका घने बसे हुए क्षेत्र है। अब कहा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर ज्यादा घने बसे हुए, दक्षिण में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है, यूरोप है, उत्तर पूर्व है, उत्तर अमेरिका है। तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो है ज्यादा लोग बसे हुए हैं। तो उच्च अक्षांश क्षेत्रों और उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, उच्च पर्वतों और विश्वत्य वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। अब कहाँ कहाँ पे जो है कम लोगों की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि एक तो उच्च अक्षांश क्षेत्र, उच्च अक्षांश क्षेत्र आप लोग ध्यान कीजिए कि ये जो है जब हम देखते हैं ग्लोब में, तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे हम जो है विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ चलते हैं, तो ये क्षेत्र होंगे इधर की तरफ चल रहे हैं और इस तरफ चल रहे हैं, दोनों तरफ। तो यहाँ पर जो है 0 डिग्री है, 10 है, 20 है, यहाँ पे जो है ऐसे उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ 10, 20, 30, 40, 50, 90, और यहाँ पर भी जो है 90। तो यहाँ जो है ये उच्च अक्षांश क्षेत्र, जैसे हम उच्च अक्षांश क्षेत्र यानी विषुवत रेखा पे जो है ज्यादा, यहाँ पर सब ज्यादा जनसंख्या यहाँ होगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो है ये कम होते जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों, जहां पर उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होंगे, वहां पर मरुस्थलों में भी जो है उबड़ खाबड़ भूमि होती है, और वहां पे जो है कुछ उपजाऊ भूमि वहां पे होती नहीं है, तो वहां पर भी लोग कम होंगे।
उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी, पहाड़ों में, यहाँ पर भी विश्वत्य वनों, जो विश्वत्य वन है, तो यहाँ पर वन, जहाँ पर जो है वन है वहां पर जो है वहां पर भी लोग नहीं होंगे। वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत घने वन होते हैं, बहुत जीव जंतु वहां पे होते हैं, वहां पर भी जो है लोग कम होते हैं। अब यहाँ पे जो है जनसंख्या यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये विश्व में प्रत्येक 100 लोगों में से, 100 लोगों में से कितने लोग, तो यहाँ पर एशिया में दिखाए गए। तो एशिया में जो है ये वाले इस कलर में जो दिखाए गए ऊपर आप देख लीजिए, तो ये जो है ये सारे एशिया में दिखाए गए। तो 100 लोगों में से इतने तो एशिया में हैं। तो इसका मतलब जो है पूरे जो सारे लोग दिखाए गए हैं सब ज्यादा एशिया में है। फिर यूरोप में दिखाए गए, तो यूरोप में तो ऐसे, एशिया में तो गिनती भी आप करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन यूरोप में गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो है 12 लोग टोटल यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद जो है अफ्रीका में, तो अफ्रीका में यहाँ पर जो है इसमें दिखाए गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी अफ्रीका में यूरोप से ज्यादा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में है, फिर दूसरे नंबर पे जो है अफ्रीका में है, फिर जो है यहाँ पर यूरोप में है। फिर कहा जा रहा है कि मध्य और दक्षिणी अमेरिका में, मध्य और दक्षिणी अमेरिका, तो मध्य और दक्षिणी अमेरिका में जो है कहा जा रहा है दक्षिण अमेरिका और मध्य बीच वाला हिस्सा ये एक साथ दिखाया गया है। तो ये जो है मध्य दक्षिण अमेरिका में दिखाया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर दिखाए गए। 100 में से 8 यानी 8% हो गए हैं। और यहाँ पर अफ्रीका में 13, तो यानी 13% हो गए 100 में से। यहाँ पर जो है यूरोप में 12 दिखाए गए, तो 12% हो गए। अब उत्तर अमेरिका में, तो उत्तर अमेरिका में दिखाए गए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जो है ये तो 5 हो गए हैं। अब उसके बाद ओशनिया में जो है यहाँ पर 1 दिखाया गया, तो ओशनिया में जो है कौन से आएंगे, ऑस्ट्रेलिया आएगा, न्यूजीलैंड आएगा, प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं जो लोग, ये सारे ओशनिया में आएंगे। ओशनिया में जो है, ओशनिया जैसे हम यूरोशिया कहते हैं, तो यूरोशिया में यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र पड़ता है वो यूरोशिया जो है कहलाता है। इसी प्रकार ओशनिया में जो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह इसमें आएंगे। यहाँ पर जो है 1% दिखाए गए। तो इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं कि एशिया में कितने % हो गए, यूरोप में कितने, अफ्रीका में कितने, मध्य और जो है उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में और ओशनिया में कितने लोग हैं। तो सबसे ज्यादा जो है एशिया में है। अब एशिया महाद्वीप, यानी ये जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भी यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विषुववृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुववृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। अब विषुववृत्त हमने देखा कि विषुववृत्त के, इसके कहा जा रहा है कि इस वृत्त के जो है, ये वृत्त के 2 हिस्से, ये दक्षिण वाला कौन सा है, ये उत्तर वाला हो गया, उत्तर वाला हो गया। तो ये कहा जा रहा है कि दक्षिण की अपेक्षा, इसकी अपेक्षा, अब बहुत सारे जनसंख्या के लिए जो है बहुत सारे कारकों पे निर्भर करते हैं कि क्यों कहाँ पर जो है ज्यादा जनसंख्या, क्यों कहाँ पे कम है। तो उत्तर में ज्यादा है, बहुत अधिक लोग रहते हैं। अब एशिया भी देखोगे आप, तो एशिया भी जो है अधिक कहाँ पड़ रहा है, एशिया में सबसे ज्यादा है, और ये जो है इसके जो है उत्तर में पड़ रहा है, तो उत्तरी जो है वृत्त में पड़ रहा है। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। 3/4 लोगों को तो कहा जा रहा है कि ये एशिया और जो है अफ्रीका में, और विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। और 60% लोगों की बात की जा रही है कि जो है ये सिर्फ 10 देशों में, और सारे देशों में, सारा 10 देशों में छोड़ करके जो सारे देश है उनमें 40% लोग फिर रहते होंगे। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं, और ये जो कहा जा रहा है कि इन सभी देशों में जो है कितने से अधिक, 10 करोड़ से अधिक। और भारत में तो जो है पता है भारत और चीन की जनसंख्या कितनी है। पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि ये जो है जनसंख्या घनत्व हम कैसे कहेंगे,
तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व में हम कहते हैं कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यदि उस प्रकार से न पूछा जाए और उस प्रकार से ना आए ऑप्शन, और इस प्रकार से ऑप्शन आए कि पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व ऑप्शन ए हो, तो ऑप्शन वहां पर इस प्रकार से ए हो जाएगा, वहां पर भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। अब कहा जाए कि सामान्य रूप से किस में व्यक्त किया जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर में, इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो हमें हर प्रकार से तैयार रहना है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे जो है कृषि जो टॉपिक था, कृषि में जो है था कि उसमें आगत प्रक्रिया और निर्गत था। उसमें 3 प्रक्रियाएं, जैसे जो है हम जब बोते हैं और उसका जो है फिर प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया भी जो है हमें, यानी जिसे हम जो है इनपुट कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं और आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट वो जो है हम इनपुट भी कहें, इनपुट आए तो इनपुट, उसे आगत कहें, या उसके लिए जो है शब्द आए उसमें निवेश आए, या उसके लिए जो है शब्द निवेश की जगह जो है उसमें शब्द अदा आए, अदा, प्रक्रिया और पर्दा। तो इस प्रकार के किसी प्रकार के शब्द आए और आप एनसीईआरटी को उठा करके ऐसा नहीं लोगे कि हाँ जी यहाँ तो ये तो है ही नहीं, एनसीईआरटी में तो कुछ और लिखा हो और कोर्ट पहुंच रहे, उसको भी जो है समझे कि इसके लिए जो है इसके ये जो है इसी के अर्थ हैं, इसी की जो है पर्यायवाची हैं। तो इस प्रकार से हमें हर प्रकार से तैयार रहना है। बहुत बार हम बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत जो है कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा किताबों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब शब्दों को जो है घुमाया जाता है तो वहां पर हमारी क्या हो जाती है कि थोड़ा समझ कम विकसित होने के कारण, उनमें जो है पकड़ कम होने के कारण क्या हो जाता है, हम जो है गलत कर जाते हैं, या वहां पर क्या हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, पीछे दबाव में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, और उससे एक में हम दबाव में आ गए तो बहुत सारे जो है वही हमारी परीक्षा, वो भी हमारी परीक्षा हो रही है। एक तो हमारी परीक्षा हो रही है कि हमारे जो है सब्जेक्ट का ज्ञान कितना है, और दूसरी परीक्षा हो रही है कि हमारे अंदर धैर्य कितने। तो हम क्या आ जाते हैं कि उसमें दबाव में आकर के और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर, औरों के उत्तर भी गलत कर जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें कभी भी ऐसे जो है तनाव में नहीं आने। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब कहा जा रहा है कि जो पूरा विश्व का जनसंख्या घनत्व है वो 51 व्यक्ति है पर वर्ग किलोमीटर, लेकिन भारत का देखेंगे तो भारत का तो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे जो है दे रखा है कि विश्व की घनी आबादी वाले देश, विश्व के रूपरेखा और मानचित्र पर जिन देशों को चिन्हित करें, तो यहाँ पर जो है ये घनी आबादी वाले देश, यहाँ पे जो है चीन दे रखा है, भारत दे रखा है, यूएसए दे रखा है, इंडोनेशिया दे रखा है, ब्राजील दे रखा है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रूस, जापान, तो ये सबसे ज्यादा। लेकिन इनको, इनका जो है जब आप ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर जो है जो इनकी घनी आबादी वाले देशों की यहाँ पर जो है हम देखेंगे तो यहाँ ये तो इनका तो बहुत कम हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन घनी आबादी वाले देश कहाँ पर कितने लोग जो है निवास करते हैं, लेकिन भारत और चाइना में हम देखेंगे तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा है, भारत और चीन में। अब भारत और चीन, चीन को यहाँ पे ज्यादा दिखाया गया और भारत को कम दिखाया गया, जबकि भारत की जनसंख्या जो है चीन से आगे निकल गई है। और भारत के यदि हम क्षेत्रफल में देखें तो भारत के पास जो है जो भूभाग है वो चीन से कम है। तो इसका मतलब है कि भारत में जो है इसका ग्राफ ये उल्टा हो जाना चाहिए, ये जो है भारत को यहाँ दिखाया जाना चाहिए और चीन को इससे ऊपर दिखाया जाना चाहिए। तो इसका जो है आप लोग ध्यान रखने कि चीन नहीं बल्कि भारत सबसे घनी आबादी वाला देश होगा और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले भी, क्योंकि जनसंख्या भी इसकी ओर बढ़ चुकी है, तो इसका भी आप लोग जो ध्यान रखें। अब जनसंख्या का घनत्व, तो जनसंख्या का घनत्व अभी जो है जो आंकड़े वो प्रस्तुत किए जा रहे हैं 2011 के हैं,
तो भारत की जनसंख्या घनत्व औसत घनत्व जो है 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है औसत, लेकिन कहीं कहीं तो 1100 से ज्यादा है और कहीं कहीं पे जो है 30-34 भी है। तो ये जो है काफी अंतर। अब वो क्यों अंतर है कि कहीं जैसे वहाँ की जो है भूभाग है वो पृष्ठ है उसके कारण अंतर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है? दक्षिण मध्य एशिया में, एशिया के दक्षिण जो मध्य एशिया है इसमें है, और इसके पश्चात क्रमशः कहाँ है? पूर्वी एशिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में। तो सबसे ज्यादा एशिया में ही है कुल मिलाकर के, दक्षिण मध्य एशिया में है, फिर उसके बाद जो है क्रमशः कहाँ है? पूर्वी एशिया में है, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में है। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि इसके लिए जो है कुछ भौगोलिक कारक पे निर्भर कर रहा है कि जो ये जनसंख्या घनत्व तो ये जो है कुछ भौगोलिक कारक पे निर्भर कर रहा है। वहां की हम सबसे पहले देखते हैं कि स्थल आकृति, वहां की स्थल आकृति कैसी है। तो लोग सब हमेशा वहां पर रहना पसंद करेंगे जहां पर क्या होगा, वहां पर जो है उनके अनुकूल वातावरण होगा, जलवायु होगी, वहां का वातावरण होगा, और दूसरे वहां पर रोजगार के साधन होंगे, वहां पर उबड़ खाबड़ भूभाग न हो। तो स्थल कैसा हो? पर्वत और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ज्यादा लोग रहना पसंद करेंगे। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है, जबकि इंडीज आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर तो सबसे ज्यादा घनी आबादी है, लेकिन जब हम एंड्रीज पर्वत वाले हिस्से में देखेंगे तो और आल्प्स वाले देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है सबसे कम है। ये जो है उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वत है, तो यहाँ पर बिल्कुल विरल होंगे, बहुत कम जनसंख्या होगी। जलवायु के ये भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जलवायु कहाँ है? जैसे जो है यहाँ पर का चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंड हो, चरम में जो है दोनों आएंगी, बहुत ज्यादा गर्म और बहुत ज्यादा ठंडी। वहां पर भी जो है लोग बहुत कम लोग रहेंगे, जैसे सहारा मरुस्थल में है, रूस के जो ध्रुव वाले क्षेत्र है, साइबेरिया वाले क्षेत्र है, वहां पर भी क्या होंगे, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने वाले में रहने से लोग क्या वहां पे बचेंगे, वहां पर लोग नहीं रहना चाहेंगे। अब वहां की मृदा कैसी है? तो मृदा पे जो है इस पे भी काफी निर्भर, यदि मृदा जो है उपजाऊ है, कृषि योग्य है, वहां पे लोग ज्यादा रहेंगे। तो प्रदान करते भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में वांग ही और चांग जियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान, यानी जहां पर जो है नदी वाला क्षेत्र होगा, नदी में जो है चाहे आज की है चाहे जो प्राचीन समय से आप देखेंगे तो लोग जो है मानव ने अपना आवास बनाया था, वो कहाँ पर बनाया था? नदी के किनारों पे ही हो रहे, क्योंकि पानी सबसे महत्वपूर्ण है। तो पानी के जहां पर पानी मिलेगा, जहां पर नदी होगी, वहां पर जो है जीवन संभव है, वहां पर जो है लोग रहेंगे, वहां पर जो है क्या होगा, वहां पर वनस्पति भी होगी, वहां पर जो है कृषि भी होगी। तो और चाहे उद्योग धंधा भी है, तो उद्योग धंधा के लिए भी पानी जरूरी है। अब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर है, कौन कौन से कारक है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं? तो अच्छा, जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध, यानी पीने योग्य जल आसानी से। अब जल है, वहां पर समुद्र है, सागर महासागर है, और वहां पर जो है पीने लायक पानी नहीं है, तो वहां पर भी लोग नहीं रहेंगे। विश्व की नदियां घाटियां हैं, तो नदी घाटी में सबसे ज्यादा लोग घने बसे होंगे, जबकि मरुस्थल और विरल जनसंख्या वाले होंगे। तो मरुस्थल कैसे होंगे? वहां पे जो है बहुत कम। अब खनिज, खनिज निक्षेप वाले क्षेत्रों में जहां पर खनिज होंगे वहां पर जो है लोग जो है खनिज वहां से खानों से जो है खनिज निकालेंगे, तो वहां पर भी लोग जो है, वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे जो है फैक्ट्रियां लगेगी, उद्योग धंधे लगेंगे, लोग वहां पर रहना अधिक जो है वहां पे ज्यादा बसे होंगे। जबकि दक्षिणी अफ्रीका की हीरे की खानी और मध्य पूर्व में तेल के खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को क्या कर दिया, रहने के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पर जो है जो अफ्रीका में, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अफ्रीका की हीरे खानी मध्य पूर्व में, तो मध्य पूर्व में जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है जो अरब कंट्री है, अरब देश है, यहाँ पर जब तेल की खोज वहां पे हुई, तो यहाँ पर भी लोग जो है रहने के लिए क्या हो गए, प्रेरित हो गए, क्योंकि वहां पे लोगों को रोजगार मिलने लगा, आजीविका मिलने लगी। अब आर्थिक कारक में हम देखते हैं तो औद्योगिक क्षेत्र, जहां पर उद्योग धंधे होंगे वहां पर भी लोग ज्यादा रहेंगे, वहां पर उसका अवसर मिल रहा है। तो जापान, ओसाका और भारत में मुंबई दो घने बसे क्षेत्र है।
तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जापान का जो ओसाका है और भारत में जो है क्या है मुंबई, ये किस कारण से घने बसे हैं, क्यों यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक क्रियाएं जो है वहाँ पे होती है, औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर ज्यादा लोग हैं। अब सांस्कृतिक कारक में देखेंगे तो धर्म का ये जो है, जैसे कोई धार्मिक स्थल है, जैसे जो है वाराणसी है या जो है मक्का मदीना इत्यादि जो इस्लाम धर्म का जो है पवित्र स्थल है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है इसका सांस्कृतिक में धर्म और संस्कृति महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित, जैसे वाराणसी, यरूशलेम है, वेटिकन सिटी इसके जो है मुख्य उदाहरण है। अब कहा जा रहा है कि कुछ सामाजिक कारण भी है। अब सामाजिक कारण में जहाँ पर जो है अच्छे आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, जहाँ पर ये चीजें मिल रही है और जहाँ पर इन चीजों का अभाव है वहाँ पर लोग जो है कम रहेंगे और वहाँ से लोग पलायन करेंगे। तो यहाँ पर जो है उदाहरण दे रखे, जैसे अत्यधिक घने बसे, उदाहरण के लिए पुणे, तो पुणे में भी अब जैसे अभी राजस्थान में कोटा है, तो कोटा में जो है लोग क्यों सबसे ज्यादा जा रहे हैं, बच्चे क्यों सबसे ज्यादा जा रहे हैं, वहां पर जो है शिक्षा का एक हब बना हुआ है, वहां पे जो है जो कोचिंग का हब बना हुआ है। तो वहां पर भी ऐसी जगह भी वहां पर चाहे जो है सम जो है जलवायु न हो, चाहे वहां पर जो है नहीं वहां पे सम परिस्थितियां, लेकिन वहां पर क्या है कि शिक्षा इत्यादि का हब बना हुआ है, इस कारण वहां पर भी लोग रह रहे हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जीवन प्रत्याशा क्या है। तो जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा की जा सकती है। औसत व्यक्ति के जीवित रहने की आशा आशा की जाती है। तो ये क्या हो गए, जीवन प्रत्याशा हो गई है कि वो कितने समय तक जो है जीवित रहेगा। तो ये जो है क्या आ जाएगी, जीवन प्रत्याशा आ गई कि भारत में जो है जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा जो है भारत में बढ़ी रही है। जनसंख्या, अब यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन की जो ये जनसंख्या है इसमें परिवर्तन कैसे आता है। तो जनसंख्या में परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। अब जनसंख्या में परिवर्तन क्या है, तो एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित समय के दौरान जो है जनसंख्या, लोगों की संख्या में परिवर्तन, लोगों की संख्या में परिवर्तन आ रहा है, चाहे वो संख्या घट रही है चाहे बढ़ रही है। जीवन प्रत्याशा हम देखें तो इस समय जो है 69 के लगभग जो है चल रही है, 69 पॉइंट कुछ है। तो पहले स्वतंत्र समय में, अब जो हमें अच्छे स्वास्थ्य मिल रहे हैं तो इससे जो हमारी जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है। तो यानी औसतन एक व्यक्ति इतने उम्र तक जो है जीवित रहता है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है ऐसा ये, लेकिन ये आंकड़े जो है चेंज होते रहते हैं, अलग अलग जो है वर्ष में जो है चेंज होते रहते हैं, तो आप लोग इसको जो है वो देख लीजिए। ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की ये जो जनसंख्या में परिवर्तन आ रहे हैं किस कारण हो रहा है कि जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। ऐसा वास्तव में किस कारण हुआ है, जन्म और मृत्यु के जनसंख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। तो जन्म और मृत्यु के कारण जो है ऐसा हो रहा है कि जन्म कितने लोग ले रहे हैं, मृत्यु कितने लोग रहे, ज्यादा लोग जो है जन्म ले रहे हैं, कम लोग मर रहे हैं, तो जनसंख्या जो है बढ़ेगी। यदि जन्म दर मृत्यु दर जो है बराबर है तो जनसंख्या स्थिर रहेगी। यदि जो है जन्म कम ले रहे और मृत्यु ज्यादा हो रही है तो जनसंख्या घट जाएगी। तो मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी। एक समय तक तो जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी, जनसंख्या बहुत धीमी गति से बढ़ी। यहां पर जो है दिखाया भी गया है कि 500 ईसा पूर्व में दिखाए गए तो 100 मिलियन दिखाए गए, 170 फिर जो है जीरो पे जहां से हमने शुरू किया है वहां पे 170 मिलियन था, और फिर जो है यहाँ पर जो है 1000 में कितना हो गए, 1000 ईस्वी में जो है 265 मिलियन हो गए। लेकिन आज धीरे धीरे 2025 का यहाँ पर जो है दिखाया गया है, 2025 तक जो है जनसंख्या क्या वो दिखाया गया है 8525 मिलियन यहाँ पे जो है दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है जनसंख्या क्या हो रही है कि बढ़ती जा रही है।
अब जनसंख्या में ये जो है लगातार वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या परिवर्तन में हम देखेंगे जनसंख्या परिवर्तन कैसे जो है किन किन कारणों से होता है, किन किन चीजों से जो है ये परिवर्तित होती रहती है, क्या क्या कारण है इसके लिए। तो 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। 1804 में तो 1 अरब हो गई थी, और 150 वर्ष बाद, यानी 150 वर्ष लगे, 150 साल लगे, 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब होने में, 3 गुना बढ़ने में कितने लगे, 150 साल लगे, पहुंच गए। इससे पराय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इसे जो है जनसंख्या विस्फोट, यहां पर जो है कहा जा रहा है कि इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। तो 150 साल में 3 अरब हो गई थी, 2 अरब जनसंख्या बढ़ी। 1999 में 40 वर्ष में, यहां तो जो है 150 साल लगे, लेकिन 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या सीधे दुगुनी हो गई है, 3 अरब से 6 अरब। 1999 में 6 अरब हुई है। और इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है। अब कहा जा रहा है कि जन्म दर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने क्या कर दिया है कि जो है ये जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है, हमने एक तो खाद्यान्न की आपूर्ति करवा दी है। गवर्नमेंट ने जो है इस समय जो है खाद्यान्न की बहुत सारी जो है, कृषि में भी बहुत सारी, तो हमारे हम जनसंख्या जो हम जो है देख रहे मानव संसाधन, तो मानव संसाधन ने कृषि में बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग करके, और यहाँ पर जो खाद्यान्न की आपूर्ति जो है कम हो पाती थी, अब खाद्यान्न की आपूर्ति और एक औषधि, यानी सबको स्वास्थ्य, अधिक से अधिक लोगों को जो है स्वास्थ्य सुविधा पे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। इससे जो है क्या हो गया कि जनसंख्या जो है मृत्यु दर कम हो गई है और जन्म दर बढ़ गई। जन्म दर अभी भी तीव्र है। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। अब कहा जा रहा है कि जो जन्म हो रहे उनको जो है जन्म दर कहते हैं। अब जन्म दर कैसे कहते हैं, तो जन्म दर क्या है, अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। 1000 जो है, जो जीवित जन्म जो है, जो बच्चे हुए हैं, उनमें 1000 प्रति व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की, कि जीवित कितने ने जन्म लिया, तो उसे कहेंगे जन्म दर। और मृत्यु दर को क्या क्या होगी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। 1000 में कितनों की जो है, जितने शिशु ने जन्म लिया था, 1000 पे जो है कितनी जो है मृत्यु हुई है, कितनों की मृत्यु हुई है, उसे जो है कहेंगे मृत्यु दर। तो किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। अब लोग किसी क्षेत्र में आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसे कहा जाता है प्रवास। प्रवासी कहते हैं, प्रवासी, तो प्रवास कहते हैं लोगों के आने जाने को। जन्म मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारक है। अब जो ये जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, ये तो जो है जनसंख्या के प्राकृतिक कारक है। ये जो है नेचुरल कारक है, जो जन्म ले रहे हैं और जो है जिनकी मृत्यु हो रही है, ये प्राकृतिक है। तो ये हम समझ गए कि 1000 बच्चों पे जो है कितने जीवित हैं, उसे जो है जन्म दर कहेंगे। और जो है 1000 बच्चों पे जो है कितनी जो है मृत्यु हो गई है, उसे जो है मृत्यु दर कहेंगे। तो एक वर्ष के अंतर्गत जो है कितने बच्चों ने जो है कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है, उसे मृत्यु दर कहेंगे। और लोगों के आने जाने को जो है प्रवास कहेंगे, आने जाने को। यहाँ पर हम देखें कि 1940 वर्षों की अवधि में जनसंख्या कैसे हो गई, 6 अरब हो गई थी। लेकिन जो 5 अरब हुई थी 1987 में, 11 जुलाई 1987 को जो है विश्व की जनसंख्या हो गई थी 5 जो है अरब हो गई थी। उसी दिन हमने क्या, कौन सा दिवस रूप में मनाई है, विश्व जनसंख्या के। उस दिन जो है फिर निर्णय लिया गया विश्व की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम 11 जुलाई को मनाते हैं। यहां पर है प्रवास। अब हमने देखा प्रवास। अब प्रवास से जो है कुछ शब्द आते हैं, कुछ और शब्द आते हैं अप्रवास।
एक शब्द है प्रवास, आने जाने को जो है कहेंगे प्रवास। प्रवासी पक्षी है, एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। अब अप्रवास, जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसे कहा जाता है अप्रवास। व्यक्ति के नए देश में जाने को अप्रवास कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने को सामान्य रूप में जो है वो हम कहते हैं प्रवास। उत्प्रवास, उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है, किसी देश को छोड़ता है तो उसे कहेंगे उत्प्रवास। व्यक्ति नए देश में जाता है अप्रवास कहलाएगा, और व्यक्ति जो है किसी देश को छोड़ेगा तो कहलाएगा उत्प्रवास। अब हमने देखा कि जो इस जन्म बच्चे का जन्म होना जो है मृत्यु होना, बच्चे के चाहे किसी का भी जो है जन्म और मृत्यु जो है ये जो है जनसंख्या के प्राकृतिक कारक है। तो देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर, अब इसके बीच का जो अंतर है इसको कहेंगे प्राकृतिक वृद्धि दर, ये नेचुरल है। विश्व में जनसंख्या के बढ़ने के मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। अब कहा जा रहा है कि जो विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है इसका मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक जो वृद्धि दर है, वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है, यानी जनसंख्या जो है यानी जन्म दर को बहुत ज्यादा होना है। प्रवास एक अन्य कारण है। एक कारण प्रवास भी है जहां पर जो है अच्छी सुविधाएं होगी, अच्छे जो है स्वास्थ्य होगा, अच्छे जो है वहां पर संसाधन होंगे, वहां पर जो है हमने जो देखा कि वहां की जलवायु कैसी, वहां के जो है भूभाग कैसा है, वहां पर जो है पानी है या आवास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो सुविधाएं हैं, वहां पर क्या हो जाएंगे, लोग प्रवास करेंगे। तो प्रवास भी कारण है जनसंख्या, किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ रही है जिससे जनसंख्या आकार में क्या हो जाएगा, वहां पे परिवर्तन, कहीं की जनसंख्या घट जाएगी, कहीं की जनसंख्या बढ़ जाएगी। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, चाहे एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं, चाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पे। तो वहां की जो है क्या हो जाएगी कि कहीं की जहां से जाएंगे वहां की जनसंख्या घटेगी, जहां पे जाएंगे वहां की जनसंख्या बढ़ेगी। उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। अब उत्प्रवासी वो लोग होंगे जो देश को छोड़ेंगे, अपने ही देश के अंदर ही यदि ऐसा हो रहा है तो उसे नहीं कहेंगे। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं। तो अप्रवासी वे लोग होते हैं जो क्या होते हैं, देश में आते हैं, और उत्प्रवासी जो लोग देश को छोड़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भीतरी प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा जनसंख्या बढ़ रही है। अब ये अप्रवास यदि देश के अंदर ही हो रहा है या जो है तो यहाँ पर क्या हो, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जैसे देश के भीतर ही प्रवास अथवा अप्रवास द्वारा संख्या बढ़ी है, तो यहाँ पर देश के अंदर ही हुआ है, बाहर नहीं गए कहीं, एक जगह से दूसरी जगह जहां ज्यादा सुविधाएं थी वहां पर लोग गए हैं। कहा जा रहा है सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो हमने देख लिया कि देश के अंदर ही हुआ है, तो वहां पर जो है कहीं जनसंख्या घटी कहीं बढ़ी है। लेकिन सूडान कहा जा रहा है कि सूडान एक ऐसा उदाहरण है जिसमें लोगों के जो हो वहां से लोग क्या कर गए, वहां से लोग पलायन कर गए, अथवा वहां जो है उत्प्रवास, इसे कहीं उत्प्रवास के कारण जनसंख्या में क्या आ गई, वहां पे अनुभव क्या की गई, कमी अनुभव की गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास सामान्य प्रकृति यह है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवास है इसकी सामान्य प्रकृति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। तो भारत से भी जो है बहुत सारे लोग जो है प्रवास करते हैं, लेकिन भारत से या किसी भी देश से, तो वहाँ जो है लोग प्रवास करते हैं जहाँ पर जो है अच्छी सुविधाएं होगी, जहाँ पर जो है अच्छे संसाधन होंगे, जहाँ पर जो है उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहाँ पर या वहाँ पर जो है अच्छे जो है जो विकसित राष्ट्र है, तो अब विकसित राष्ट्रों से जो लोग कहाँ जा रहे हैं, विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। अब जनसंख्या में परिवर्तन, तो जनसंख्या में जो ये परिवर्तन है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं। तो ऐसा जो है तो हम देखते हैं कि ऐसा होता है। तो लोग रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कहाँ चले जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों। तो किस तरफ जनसंख्या बढ़ेगी, नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ेगी। केन्या, अब यहाँ पे कहा जा रहा है केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, तो केन्या में कहा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पर मृत्यु दर भी ऊंची है, यहाँ पे है नहीं, लेकिन केन्या में जनसंख्या जो है वृद्धि दर भी ऊंची है और मृत्यु दर भी ऊंची है। तो
यदि जनसंख्या वृद्धि भी ऊंची होगी और मृत्यु भी ज्यादा होगी तो वहां पर जो है जनसंख्या में तो जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है और मृत्यु दर ऊंची है, तो जनसंख्या वहां की तो ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं। तो यूनाइटेड किंगडम में भी निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। तो यूनाइटेड किंगडम में कहा जा रहा है कि यहाँ पर जन्म दर कैसे निम्न है और मृत्यु दर निम्न जन्म दर और मृत्यु दर, यहाँ पर जो है जन्म दर भी यूनाइटेड किंगडम में कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। यानी वहां पर जो है शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी है वहां पर, तो मृत्यु दर भी कम है लेकिन जन्म भी वहां पे भी कम ले रहे हैं। तो वहां पर जो है जनसंख्या क्या हो गई वहां पे स्थिर है। तो स्थिर क्या वहां पे जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल मंद है, वहां पे बिल्कुल बहुत कम है जनसंख्या वृद्धि। तो स्थिर समझ लीजिए कि वहां पर जो है जन्म दर भी जो है वहां पे क्या है निम्न है। इस प्रकार से यदि पूछा है कि जन्म दर भी निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है तो जनसंख्या क्या हो जाएगी वृद्धि जो है मंद हो जाएगी या जो है वहां पर स्थिर आ जाएगी। अब जनसंख्या वृद्धि के लिए यहाँ पर जो है दिखाए गए हैं कि जनसंख्या जो है वृद्धि कैसे हो रही है। तो यहाँ पर जो है दिखाया गया है कि जन्म दर से मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर तो कम है और जन्म ज्यादा ले रहे हैं तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। अब जनसंख्या स्थिर है तो जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना, ये दोनों समान है, मृत्यु दर और जन्म दर दोनों समान है तो जनसंख्या एक जैसी रहती है। तो यहाँ पर भी यूनाइटेड किंगडम में भी हम देख रहे हैं कि जन्म दर भी वहां पे निम्न है और मृत्यु दर भी निम्न है। तो जन्म दर और निम्न मतलब दोनों ही बराबर है, तो इसलिए वहां पे जनसंख्या हो गई जो है संतुलन हो गए, स्थिर हो गई है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है उतने जन्म ले रहे उतनी लगभग जो मृत्यु हो रही है। अब जनसंख्या में कमी कैसे आ रही है, जन्म दर यहाँ पर जो है कम दिखाया गया है लेकिन मृत्यु जो है ज्यादा लोगों को हो रही है। तो जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, जनसंख्या का कम होना, तो इस प्रकार से जो है हमें ये समझना है। अब जनसंख्या का जो इस प्रकार जनसंख्या संतुलन है, जनसंख्या संगठन किसी देश की जनसंख्या कितनी अधिक हो उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर को से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अब कहा जा रहा है कि उसके जो है कितनी भी वहां की जनसंख्या ज्यादा है आर्थिक विकास से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वहां के। यदि किसी जो है परिवार की जो है जनसंख्या वहां पे जो है बच्चों की एक समय तो जो है दिक्कत आएगी उनकी शिक्षा स्वास्थ्य इत्यादि पे, लेकिन जब वो कमाने वाले हो जाएंगे तो भारत में कैसी जनसंख्या, भारत में जो है सबसे ज्यादा यंग है, सबसे ज्यादा जो है युवा है, तो अधिक से अधिक जो है कमाई कमाई करने वाले हैं, अधिक से अधिक जो है ऐसे जनसंख्या क्रियाशील जनसंख्या। तो कहा जा रहा है कि कोई भी जो है अंतर नहीं पड़ता है। बांग्लादेश और जापान अति घने, कहा जा रहा है दो उदाहरण दे रहे, बांग्लादेश और जापान दोनों जो है घने बसे हुए देश है, जनसंख्या बहुत घनी है, घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। तो वहां पर हमने क्या, वहां पर जो है क्या है जो मानव संसाधन है उसका ज्यादा उपयोग किया उन्होंने और ये आर्थिक रूप से वहां के लोग जो है ज्यादा संपन्न है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। यानी उनके गुण वहां पर जो है ज्यादा उनको जो है हमने अच्छा ट्रेंड किया, स्किल्ड किया है, तो वो ज्यादा जो है क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए ज्यादा योगदान दे पा रहे हैं, और जहां पर जो है हमने शिक्षा और स्वास्थ्य पे इत्यादि पे ध्यान नहीं दिया वो नहीं दे पाएंगे उतना। लोग अपने आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसके ही कारण है कि आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं और व्यवसाय कारण जो है क्या है लोग भिन्न हैं, अलग अलग है। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। तो कहा जा रहा है कि जो जनसंख्या का जो ये संगठन है ये जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है कि वहां पे जनसंख्या की संरचना कैसी है। अब यहाँ पे जो है दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पर अति उच्च 3% प्राकृतिक वृद्धि दर जो है कहाँ पर ज्यादा है, तो अति उच्च जो है 3% कहाँ पे दिखाया गया है, तो ये जो है 3% से ज्यादा दिखाया गया है।
तो ये 3%, ये आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। इस मानचित्र को आप लोग थोड़ा सा अलग से देख लेना। और जनसंख्या के जो संगठन, इसमें हम देखते हैं जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष है और कितनी स्त्रियां हैं। हमें इससे एक तो ये पता लगता है कि कितने पुरुष है कितनी स्त्रियां हैं, किस आयु वर्ग के हैं, वो किस आयु वर्ग के हैं, 0 से 6 वर्ष के कितने हैं, 6 से 15 तक कितने हैं, 25 तक कितने हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कितने जो है बच्चे, कितने वृद्ध है, कितने शिक्षित है, और वो है किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए। तो ये जो है जनसंख्या संगठन से हमें पता लगता है उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशा कैसी है। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है। तो जनसंख्या संगठन का अध्ययन यदि हमें करना है तो इसके लिए एक रुचिकर विधि कौन सी है, जनसंख्या का पिरामिड। ये जनसंख्या पिरामिड से जो है, जिसे आयु लिंग और पिरामिड भी कहते हैं, तो इसे किस क्या कहा जाता है, आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड कि किस आयु में कितने लोग हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है। अब जनसंख्या पिरामिड में क्या क्या चीजें दर्शाई जाती है, तो जनसंख्या पिरामिड में जो है दर्शाई जाती है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। तो कुल जनसंख्या को दिखाया जाता है कि किस किस आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष के आयु में कितनी है, 10 से 14 वर्ष की आयु में कितनी है। कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिखाया जाता है कि इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। तो जो है कुल जनसंख्या में उसका परसेंटेज दिखाया जाता है, फिर स्त्रियों पुरुषों को अलग अलग से दिखाया जाता है। अब यहाँ पर जो है एक जनसंख्या पिरामिड ये दे रखे हैं। तो ये जनसंख्या पिरामिड यहाँ पे दिखाए गए जनसंख्या पिरामिड, ये यहाँ पे परसेंटेज में दिखाए गए हैं। और यहाँ पे दिखाए गए जैसे 0 से 4 आयु वर्ग में, 5 से 9 आयु वर्ग में, यहाँ पे जो है इस तरफ इधर जो है स्त्रियों को दिखाया गया है, इस तरफ के लिए स्त्रियों को दिखाया गया है, इस तरफ के लिए जो है पुरुषों को दिखाया गया है। तो एक जनसंख्या पिरामिड जो है ये दिखाए गए हैं कि स्त्रियां कितनी है, पुरुष कितने हैं, और यहाँ पे जो है इनको परसेंटेज में भी दिखाया गया है। और कितने जो है ये आयु वर्ग के हिसाब से दिखाए गए कि 80 से 84 वर्ष की आयु में कितने, 85 वर्ष से प्लस कितने हैं। तो जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे कितनी है, निचले भाग में दिखाई गई है। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो है 15 वर्ष से जो है नीचे कितनी है, यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि नीचे के भाग में दिखाए गए। यहाँ जो है 15 वर्ष से नीचे के जो हमें पता लग जाएगा कि कितनी है इनकी। और यह जन्म के स्तर को दर्शाता है। और ये जो है क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा है यहाँ पर, तो जो है जन्म यानी देने वाले बहुत ज्यादा है यहाँ पर, चाहे यहाँ पे लड़के हैं या लड़कियां हैं। लेकिन उनके जो है हम यहाँ पे जो है परसेंट भी हम देख सकते हैं कितने परसेंट जो है लड़कियां हैं, कितने परसेंट लड़कियां हैं। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों को, तो कहा जा रहा है कि जो ये ऊपर का आकार है ये क्या दिखाए गए हैं, यहाँ से ऊपर ये वृद्ध लोगों को दिखाए गए हैं। तो वृद्ध लोगों के यहाँ पे जो है कहा दिखाए गए कि 60 से 64 से ऊपर जब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है बहुत कम लोग हैं। तो 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाते हैं। तो 65 वर्ष से अधिक की जनसंख्या को यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है सबसे कम है। मृतकों की संख्या को और मृतकों के ऊपर जो है ये क्या दिखाता है, फिर यहाँ से ऊपर जो है दिखा रहे हैं मृतकों की संख्या। तो जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। तो यहाँ पर आश्रित लोगों की संख्या, अब आश्रित लोगों की संख्या कैसे बता रहे हैं कि जो ये 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं ये भी आश्रित में आएंगे, और इधर जो है 15 वर्ष से कम के जो है ये भी किस में आ जाएंगे, आश्रित में आ जाएंगे। यानी ये खुद जो है कुछ उत्पादन करने वाले नहीं, ये जो है दूसरों पे आश्रित है। यानी जो है ये जो युवा है उन पे, तो युवा आश्रित लोग,
तो युवा आश्रित लोग कौन से होंगे? 15 वर्ष से कम आयु के। और वृद्ध आश्रित लोग कौन होंगे? 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो है वृद्ध आश्रित में आएंगे, आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत जो है आयु वर्ग में कौन आएंगे? तो 15 से 65 वर्ष के लोग जो है कार्यरत आयु वर्ग में आएंगे। लोगों के आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा जाता है, तो इनको जो है आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में इनको रखा जाएगा 15 से 65 वर्ष के। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर, अब कहा जा रहा है कि एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे है, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। तो कहा जा रहा है कि ये जो है कोई एक किसी देश का जो है पिरामिड है। यहाँ पर क्या है? जन्म दर भी यहाँ पे जो है देख रहे हैं हम, जिसमें जो है क्या है? जन्म दर भी जो है ज्यादा है, और कहा जा रहा है उसमें मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो जन्म भी ज्यादा हो रहा है, मृत्यु ज्यादा हो रहा है। मृत्यु में वो जो है मृत्यु बच्चे की भी हो सकती है, वृद्ध की भी हो सकती है और युवा की भी हो सकती है। तो जन्म जो है बहुत ज्यादा हो रहा है, मृत्यु भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऊपर पहुंचते पहुंचते यानी वृद्ध बूढ़े होते होते तक वो लोग बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है नीचे का जो तल होगा इसका, ये आधार कैसे होगा? ये चौड़ा होगा, खूब होगा, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वहां वहां तक ऊपर जो है पहुंचते पहुंचते 70 प्लस 75 प्लस पहुंचते पहुंचते 75 तक 70 प्लस तक जो है पहुंचते पहुंचते यहाँ पर जो है बहुत कम लोग ही पहुंच पाएंगे। बहुत कम लोग ही यहाँ पे पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की शिशु मृत्यु शैशव काल में ही हो जाती है, और कुछ ही क्या होते हैं, कुछ ही जो है ऊपर की उम्र में जो है ये बड़ी उम्र तक पहुंच पाती है। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा हो जाता है। अब कहा जा रहा है कि ये तो हमने देखा कि जहां पर जो है क्या हो रहा है कि जन्म जो है बहुत बच्चे ले रहे हैं, लेकिन वहां पर मृत्यु भी जो है ज्यादा, वहां पर जो है मृत्यु दर भी ज्यादा है। तो इस प्रकार से पिरामिड ये बनेगा। और ये पिरामिड कहाँ पे बनेगा? ये पिरामिड हमने देखा था केन्या में। केन्या में ऐसा है कि वहां पे जन्म भी ज्यादा है और मृत्यु भी ज्यादा है। तो वहां पर एक इस प्रकार का पिरामिड केन्या का पिरामिड है। अब आगे कहा जा रहा है कि जिन देशों में मृत्यु विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, मृत्यु दर यानी छोटे बच्चों में कम है, तो यानी वो जो है फिर युवा भी जाएंगे, फिर जो है वृद्ध तक भी जाएंगे। और युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। तो वहां पर कैसा होगा पिरामिड? वहां पे जो है यहाँ बीच वाले हिस्से से वो चौड़ा होगा, बीच वाले हिस्से से चौड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अधिक से अधिक लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ठीक, यहाँ भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो है भारत का पिरामिड है, यहाँ पर ऐसे दिखाया जाता है। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि भारत में जो है जो युवा है वो सबसे ज्यादा है। और युवा कैसे, वो जो है वहाँ की जो युवा सापेक्षता अधिक जो है मजबूत है। वहाँ पे बीच का जो हिस्सा है वो बिल्कुल मजबूत है, और वहां पर जो है बढ़ती हुई शक्ति है, वहां पे श्रम शक्ति वहां पे काफी है। तो इस प्रकार का पिरामिड जो है भारत में दिखाया गया है। अब यहाँ पे जो है ये भारत का पिरामिड है, सॉरी ये जापान का पिरामिड है। जापान का पिरामिड है। तो जापान का पिरामिड में यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर पहले यहाँ पर जो है भारत का पिरामिड इसमें नहीं है। तो भारत के पिरामिड में जो है ऐसे ही होगा लगभग, के बीच में जो है काफी होंगे वहां पर। उस प्रकार का पिरामिड बनेगा तो भारत का वो बनेगा, या यहाँ पर जो है जापान के पिरामिड दे रखे हैं। तो जापान की पिरामिड के बारे में समझ लेते हैं कि कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में यहाँ पे जो है जन्म दर क्या है? कम है। लेकिन भारत का पिरामिड यहाँ से जो है नीचे से चौड़ा होगा, लेकिन ऊपर की तरफ भी जो है काफी होगा, ऊपर भी जो है चौड़ा होगा। तो देश में आधार जो है पिरामिड संकरा है,
यहाँ पे जो है जन्म कम हो रहा है तो इसलिए आधार संकरा है। और घटी हुई मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मृत्यु दर भी जो है घट रखी है यहाँ पे, तो अधिक से अधिक लोग कहाँ तक पहुंच रहे हैं, अधिक से अधिक लोग जो है वृद्ध अवस्था तक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। वही लोग जो है यहाँ पे जन्म दर कम हो चुकी है लड़कियों में लड़कों में दोनों में, लेकिन यहाँ पे जो युवा है ये जो है यहाँ पर ये भी काफी है, यानी जैसे जैसे यहाँ जो है 30-35-40 यहाँ पे सब ज्यादा देखेंगे 40-45 उम्र के यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन भारत में जो है सब ज्यादा मिलेंगे 29-30 की उम्र के सब ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर कुशल उत्साही आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुशल है, उत्साही है, आशावादी है, सकारात्मक दृष्टि वाले युवा जन जो है किसी राष्ट्र के क्या होते हैं, भविष्य होते। तो जैसे जो है भारत में है वो ये सेम ये भारत पे ही लागू होगा। हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसे संसाधन है, तो ये वाले संसाधन भारत के पास है। और जापान में जो है वो देख रहे हैं, तो जापान अब ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ऊपर खिसकते जाएंगे। ये वाले जो अभी 40-45 वाले हैं, 45-49 वाले हैं, ये धीरे धीरे फिर वृद्ध होते जाएंगे और बच्चे यहाँ से जो है बहुत कम आते जा रहे हैं, और ये जो है वृद्धों की संख्या यहाँ पे सब बहुत ज्यादा हो जाएगी, और यहाँ पर जो है बच्चों की संख्या यहाँ पे कम रहेगी, और ये बच्चे जो कम है यहाँ पर, तो ये जो है ये बीच में आ जाएंगे, और बीच से ये कैसे हो जाएगा, बीच से ये फिर जो है संकरा हो जाएगा, और ऊपर जो है ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, और नीचे जो है तल कैसे हो जाएगा, संकरा रहेगा। तो इस प्रकार से जो है ये पिरामिड है, अलग अलग पिरामिड यहाँ पे जो है दिखाए गए हैं। ये भारत का लगभग इसी प्रकार के जो है पिरामिड है, तो ये जो है बहुत अच्छा पिरामिड है। और इसी के साथ जो है टॉपिक समाप्त होता है, और आप लोग जो है इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप वो पहुंचाइए। जो भी इसमें टॉपिक छोटे होंगे उनको मैं जो है जल्दी से उन टॉपिकों को लाऊंगा। यहाँ पे उद्योग वाले एक टॉपिक छोड़ रखा है, और जो है यदि वैसे तो कक्षा 10 के से आप वो देख लीजिए, लेकिन यदि आप लोगों को लगता है कि वो टॉपिक फिर वो लाने वो कक्षा 8 वाले वो जो है फिर से वो अलग से वो पढ़ाने हैं, तो उनको भी मैं लाऊंगा। और आप लोग जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल लगातार जारी रखें, और नोट्स आपको जो है नोट्स मेकिंग जरूर करना है, क्योंकि जो नोट्स बनाएगा वो ही जो है अच्छे जो है उसकी पकड़ हो पाएगी सब्जेक्ट पे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।